हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका क्लास 11 अब समाप्त हो चुका है। क्लास 12 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, क्लास 11 का तो कुछ पढ़ा नहीं है। अब क्लास 12 को कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के इस प्रकार के डाउट होंगे। उन्होंने क्लास 11 में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया होगा। जैसे उनसे न्यूमेरिकल नहीं होते होंगे, डेरिवेशन नहीं होते होंगे, या फिर फिजिक्स बड़ी टफ सब्जेक्ट लगती होगी। तो आज के बाद आपको वो फिजिक्स जो टफ लगती है वो टफ लगना बंद हो जाएगी। आपको बहुत आसान भाषा में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज मैं पहले चैप्टर का प्रारंभ कर रहा हूँ, जो आपका पहला चैप्टर है भौतिकी का, क्लास 12 का। लेकिन चैप्टर को समझने से पहले, प्रारंभ करने से पहले, मैं आपको क्लास 12 के अंदर आपके सिलेबस को समझाऊंगा कि आपके सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है, हमें वो सिलेबस को कैसे पढ़ना है। क्योंकि मंजिल पे तभी पहुंचा जा सकता है जब हमें रास्ते का ज्ञान हो। तो सबसे पहले हम रास्ता समझेंगे बेटा, कि वो रास्ता क्या है जिस मंजिल पे पहुंचना है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के क्लास को ज्वाइन करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज जो पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ ही साथ नोट डाउन करना, और प्लीज नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेने से पहले नोट्स को रिकॉल करना है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपकी क्लास 12 भौतिकी को प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी। फिजिक्स, जिसको आप भौतिकी के नाम से जानते हो, भौतिकी। ठीक है जी। देखो भाई, क्लास 12 के अंदर आपको दो बुक देखने को मिलेंगी भौतिकी की। ठीक है, आपको एक दिखेगा भाग एक, भाग एक, और दूसरा दिखेगा आपको भाग दो के नाम से, भाग दो के नाम से। ठीक है जी। आपको क्लास 12 के अंदर दो बुक देखने को मिलेंगी, भाग एक, भाग दो। जिस प्रकार आपने 11th में दो बुक हैं, ठीक है, फिजिक्स की, उसी प्रकार 12th में दो बुक हैं फिजिक्स की। अब दोनों बुकों में क्या अंतर है वो समझेंगे। ठीक है जी। एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये जो पहली बुक है आपकी, ये पूरी की पूरी चुंबकत्व पर आधारित है। ठीक है जी। इस पर आधारित है। मैं बात करूं, ये जो बुक है पहली आपकी भाग एक, चुंबकत्व पर आधारित है। चुंबकत्व पर आधारित, आधारित। अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बात करूं तो ये जो बुक है फर्स्ट आपकी मुख्यतः आवेश पर आधारित है। ये जो बुक है ये मुख्यतः, मुख्यतः प्रकाश पर आधारित है। प्रकाश पर आधारित है। मुख्यतः प्रकाश पर आधारित है। ठीक है जी। फर्स्ट बुक आपकी किस पर आधारित है, चुंबकत्व, और दूसरी बुक आपकी मुख्यतः प्रकाश पर आधारित है। ठीक है जी। ऐसी बात नहीं कि प्रकाश, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ोगे। ठीक है जी। गेट वगैरह देखोगे, अर्धचालक देखोगे, इसी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, तो सर भाग एक के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम भाग एक को, इसको ब्रॉडली और आगे क्लासिफाई करके देखें, इस भाग एक को थोड़ा सा और डिफाइन करके देखें और भागों में काट के देखें, तो इसको पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी बुक है इसको हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, ये जो चुंबकत्व पर आधारित है, इसको हम दो भागों में पुनः बांट सकते हैं। ठीक है, एक है आपका स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। एक है आपका वैद्युत गति की, वैद्युत गति की। ठीक है सर, दोनों में क्या अंतर है। देखो जैसा कि मैंने बताया, ये जो बुक है पहले आवेश पर आधारित है। आप टेंशन मत लो, आवेश क्या होता है आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक स्थिर वैद्युत की, एक वैद्युत गति की। अब सवाल आता है कि सर स्थिर वैद्युत की क्या, समझिए। ये पूरी बुक किस पर आधारित है, आवेश पर, क्यू पर आधारित है। अगर आवेश मूव कर, देखिए सुनना, अगर आवेश रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। अगर आवेश गति करना प्रारंभ कर दे, चलना प्रारंभ कर दे, तो हम पढ़ेंगे वैद्युत गति की। चलो एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखो आपकी जो स्थिर वैद्युत की है, इसके अंदर आपको दो बुक पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है जी, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, दो। पहला है वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपका दूसरा चैप्टर फिर आप पढ़ोगे चैप्टर टू। चैप्टर टू में आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत वेग तथा धारिता, वैद्युत विभव तथा संधारित्र, संधारित्र। ठीक है जी। जो आपके दो चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर पढ़ोगे वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, और दूसरा पढ़ोगे वैद्युत वेग तथा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, जैसे आपने पंखा में कंडेंसर देखा होगा, वाइट वाइट सा,
ये उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वाले भाग के अंदर जैसे हम मूव करेंगे, ठीक है, आपका ये वाला भाग देखेंगे, ठीक है। देखो कौन सा, वैद्युत गतिकी। एक बात और मैं वापस से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, स्थिर वैद्युत, ये दो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब हम इन दो चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, तो इनके दौरान आप नोटिस करना बात को कि आवेश मूव नहीं करेगा, आराम से शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको प्रारंभ करूंगा तो आवेश गति करना प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इसमें देखो तीसरा चैप्टर आप पढ़ोगे, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, ठीक है। अगला चैप्टर आप पढ़ोगे, फोर्थ चैप्टर आपका, देखो ये क्या हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा चैप्टर आपको कहा जाएगा गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या करेगा भाई, आवेश मूव करेगा, क्योंकि पहले बता दिया है, आवेश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो वैद्युत गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। आपकी फर्स्ट बुक के अंदर कुल मिला के 8 चैप्टरों को आपको पढ़ना है, ठीक है। पांचवा चैप्टर आप कौन सा पढ़ोगे, देखो कौन, 4 चैप्टर हो गए, वैद्युत आवेश तथा किरचॉफ के, सॉरी वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला जो चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे चुंबकत्व तथा द्रव्य, चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा द्रव्य, ठीक है। चुंबकत्व तथा द्रव्य। अब चुंबकत्व क्या है, यानी कि जो पदार्थ है वो कैसे चुंबक बनते हैं, चुंबकीय पदार्थों के बारे में समझोगे, किस किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे तो आपने सुना होगा अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है जी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और कुछ आकर्षित होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आकर्षित होते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिकर्षित होते हैं, विपल होते हैं। साथ ही आप जानोगे कि चुंबक के दो ध्रुव एक दूसरे से क्यों नहीं चिपकते हैं, ठीक है। जब सेम सेम ध्रुव होते हैं, ऑपोजिट ध्रुव क्यों चिपक जाते हैं। ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझोगे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, बहुत सारी बातें इधर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6, विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर के आसपास में पहुंचेंगे, तो हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा करंट को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा, वो आना भी चाहिए, ठीक है, कि ये जो करंट है, वैद्युत धारा कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे हम इस चैप्टर के आसपास मूव ऑन करेंगे, इस चैप्टर के आसपास पहुंचेंगे, तो ऐसी बातों को हम डिफाइन करने लगेंगे, चीजों को समझने लगेंगे कि एक्चुअल में ये करंट बन कैसे रहा है, ठीक है। क्या कोई और भी तरीका होगा करंट को बनाने का, तो बहुत सारी चीजों को इधर समझेंगे, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा तो अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 चालू होगा, जिसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। अब कई सारे बच्चों को डाउट होगा, सर ऊपर भी धारा पढ़ेंगे, यहाँ भी धारा पढ़ेंगे, दोनों धाराओं में बेटा अंतर है, ठीक है। ये जो धारा है ये दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा। सर दिष्ट धारा कौन सी होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, आप लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो फ्लक्चुएट नहीं करता टाइम के साथ में, वो होती है दिष्ट धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती है, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी चीजों को केवल समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रत्यावर्ती धारा। अगला जो चैप्टर होगा एट द एंडिंग, लास्ट चैप्टर होगा इसका, चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के ये तुम्हें 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है भाई। और मेरी आप लोगों को सलाह है बेटा, आप नोट्स अगर बना रहे हो तो कृपया करके जो सिलेबस जिस प्रकार से मैंने आपको डिफाइन किया, आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रास्ता याद रहना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, ठीक है। लेकिन वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। तो हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले इस स्थिर वैद्युतिकी को ही समझना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इसके अंदर हमें इन 2 चैप्टर को पढ़ना है। तो सर मोटा मोटा अगर इसका आइडिया लग गया तो चैप्टर का मोटा मोटा आइडिया हम लगा लेंगे, चैप्टर को समझ लेंगे कि एक्चुअली में चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या है, ओवरव्यू तो हो जाएगा, एक आइडिया आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्थिर वैद्युतिकी को, ठीक है। चलो, तो हेडिंग आप लगा लोगे, पहले चैप्टर का नाम डाल लिए, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, ये आपके चैप्टर का नाम है।
ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम समझेंगे स्थिर वैद्युत कि स्थिर वैद्युत की क्या चीज है। ठीक है भाई, चलो हेडिंग लगाते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, ठीक है। अभी आपको समझाया, इसके अंदर हमको कितने चैप्टर पढ़ने, दो पढ़ने, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, समझिएगा। तो स्थिर वैद्युत की मतलब, स्थिर मतलब क्या होता है, कुछ रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर मीन्स रुका हुआ। और वैद्युत की का अर्थ समझ लिए आवेश से। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आवेश रुका हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या किया गया, जो आपके वैज्ञानिक है, उन्होंने एक ब्रांच को डिजाइन किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच के अंदर केवल और केवल हम स्थिर वैद्युत के बारे में, यानी आवेश जो रुका हुआ है, केवल उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चलिए समझिए स्थिर वैद्युत की क्या है। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ठीक है, यानी जो आवेश है वो क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, वो कहीं भी इधर उधर जाने का प्रयास नहीं करेगा। मान लो मेरा ये आवेश है, अभी क्या चीज होता है आवेश, अभी ज्यादा आपको टेंशन लेने का ही नहीं है। ठीक है, बस समझ लो कुछ होता है, ये हमारा आवेश है। ठीक है, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, यानी मूव नहीं करेगा। तो मैं ऐसा बोलूं, देखो एक बात यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, आवेश को थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होगी। आवेश को क्यू से प्रदर्शित, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते, प्रदर्शित करते हैं। मैं सोच के चलूंगा भाई, थोड़ी तो आपको बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश क्यू है, ठीक है, ये जो आवेश क्यू है, अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितना होगा, जीरो। ठीक है, अर्थात आवेश की गति कितनी है, जीरो, यानी आवेश गति कर ही नहीं रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम स्थिर वैद्युति। ठीक है, अर्थात भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलेंगे हम स्थिर वैद्युति। ठीक है जी, चलिए अब सवाल आता है कि सर व्हाई वी लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या जरूरत पड़ी हमें स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ने की। ठीक है, क्यों हमारे सिलेबस के अंदर इसे ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, दिमाग में तो कभी आता होगा, तो बच्चे का जवाब होता है सर पकाने के लिए, दिमाग को पकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की बहुत काम की है। चलिए समझते हैं कैसे काम करती है। ठीक है, स्थिर, अच्छा ऐसा कह सकते हैं स्थिर वैद्युत की अनुप्रयोग, हेडिंग लगाना चाहे तो स्थिर वैद्युत की के, स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग। ठीक है जी, स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग आता है, स्थिर वैद्युतिकी को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, देखो आप कभी जेरोक्स कराने गए हो, फोटोकॉपी, तो कभी आपके दिमाग में आया होगा कि ये जो मशीन है, पलक झपकते कैसे एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर छाप देती है, उसने कैसे प्रिंट आउट कर दिया, क्योंकि आपने एक कमांड दी और कमांड उस मशीन ने ली, जो फोटोकॉपी मशीन है, वो उसको एज इट इज छाप देती है। तो वो कैसे उसके ऊपर छप रहा है, इस बारे में आपने विचार किया। ये जो छप रहा है उस पेपर के ऊपर, वो इसी ब्रांच की अपनी एक पहचान है एक तरीके की। ठीक है, तो इसी के वो देन है। तो फोटोकॉपी मशीन है, प्रतिलिपि बनाने वाली मशीन है, प्रतिलिपि बनाने वाली, बनाने वाली मशीन में, मशीन में, इन जेरोक्स मशीन, इन जेरोक्स मशीन। ठीक भाई, कहाँ यूज हो रहा है ये, प्रतिलिपि बनाने वाली मशीन में, जो आपकी जेरोक्स मशीन है वो। अब भाई बच्चों के दिमाग में तो क्यूरियोसिटी रहता है, सर सर बताइए कैसे काम करती है। भाई देखो बताएंगे तो जब
तब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो ये फंक्शन काम समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। अच्छा ठीक है, अगला यूज समझो भाई पेंट करने में। पेंट करने में, पेंट करने में। अब बोलोगे सर पेंट करने में इसका यूज कैसे? ये कई जगह पे इसको यूज करते हैं, देखो समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास में ये अजीब प्रकार की कोई आकृति है और मुझे इसके अंदर क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकता या अच्छे से पेंट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो चार्ज जो आपका होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। अगर मैं क्या करूं, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करके लटका दूं और इसके ऊपर स्प्रे करूं, और स्प्रे के जो कण हैं उसमें जो पेंट के कण हैं वो कैसे नेगेटिवली चार्ज है, कैसे नेगेटिव, तो वो इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बताइए अच्छे से पेंट होगा, ठीक है, क्या हो पाएगा, बहुत अच्छे से पेंट हो पाएगा। तो कहाँ यूज होता है, पेंट करने में, ठीक है जी। अच्छा, इसका प्रयोग चिमनी में भी होता है, ठीक है। कहाँ होता है भाई साहब, चिमनी में भी इसका उपयोग देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। अब चिमनी में कैसे होगा समझना, ठीक है भाई। चलो, वायु या धुआं के चिमनी में, चिमनी में, चिमनी में वायु या धुआं को शुद्ध करने में, वायु या धुआं को, धुआं को शुद्ध करने में, साफ करने में कह सकते हो, शुद्ध करने में, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। और आपको बताऊं, आप लोगों ने देखो शायद मुझे नहीं पता कि अगर किसी बच्चे के यहाँ पे होगा तो उसको पता होगा, अब तो सब कुछ एडवांस हो चुका है, एलसीडी एलईडी आ गई है। पहले एक बड़ी सी टीवी हुआ करती थी, बड़ी सी, ठीक है। तो उसमें जो पिक्चर ट्यूब होता था, तो उसके अंदर जो इमेज चल रही थी पिक्चर ट्यूब के अंदर, जो बड़ी सी टीवी होती थी, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती थी, ठीक है जी। तो चलचित्र नलिका में, टीवी को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र नलिका, चलचित्र नलिका में, नलिका में, ठीक है। इन टेलीविजन, इन टेलीविजन, ठीक है भाई। तो ये तो हो गए आपके स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग जिसको आपने समझा है, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जा रहा है, उसे हम बोले स्थिर वैद्युतिकी। और यूज कहाँ कहाँ पर है भाई साहब, प्रतिलिपि बनाने में, पेंट करने में, चिमनी से वायु या धुआं को शुद्ध करने में, और अगला क्या हो जाएगा, चलचित्र नलिका में, ठीक है। अब समझते हैं, आप लोग अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं बहुत देर से एक चीज पर चर्चा कर रहा हूँ, आवेश 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 आवेश, ठीक है। हालांकि मैं जानता हूं आप लोग 10th में इसको पढ़ चुके हो, लेकिन फील आज लोगे, ठीक है। कि आवेश एक्चुअल में है क्या, ये मैं आज आपको फील कराऊंगा, ठीक है। पहले तो अगली हेडिंग हम सबसे पहले आवेश को ही समझेंगे कि सर ये आवेश क्या चीज, आवेश इंग्लिश में इसको चार्ज बोलते हैं। देखो इसका भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका भी अपना एक इतिहास है, लेकिन हम इतिहास तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम इसके बारे में आपको दे देंगे, ठीक है, इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। आवेश के इतिहास के बारे में, लगभग सबसे पहले जो आवेश की चर्चा की थी, तो वो वैज्ञानिक थेल्स ने की थी लगभग 600 बीसी पहले, आज से 600 बीसी पहले, ठीक है, 600 बीसी पहले, पहले वैज्ञानिक थेल्स ने, वैज्ञानिक थेल्स ने, थेल्स ने आवेश के बारे में जानकारी दी, आवेश के बारे में जानकारी दी, अरे ठीक है। जो आपके वैज्ञानिक थे से आज से लगभग लगभग 600 बीसी के आसपास इन्होंने आवेश के बारे में बताया था। सर आवेश के बारे में बताया था, क्या बताया था, सुनो इनकी कहानी सुनो, ये क्या कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि अंबर का टुकड़ा लिया। सर अंबर क्या होता है, एक पदार्थ होता है, पीला सा होता है, ठीक है, दिखा देंगे, ठीक है। तो अंबर का टुकड़ा लिया और वो अंबर के टुकड़े को ये ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं, ठीक है जी, क्या कर रहे थे, ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे थे, ठीक है जी। इन्होंने क्या लिया, एक अंबर का टुकड़ा लिया, उसको ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे थे। तो इन्होंने देखा जो आपका अंबर का सॉरी जो अंबर पदार्थ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये हैरान हो गए कि ऐसा हुआ क्या। चलो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़िए, मैं आपके सामने जीवंत उदाहरण देता हूँ। आप लोग अभी करके देखिए, अपना पेन उठाइए, सर से रगड़िए और छोटे छोटे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उन्हें उठाने का प्रयास कीजिए। आई होप आप लोगों ने किया होगा, और आपने नोटिस किया हो तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपके पेन से चिपक रहे हैं। तो खुद से सवाल कीजिए, क्यूरियोसिटी जगाइए अपनी कि वो छोटे छोटे टुकड़े क्यों चिपक रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये क्रियाकलाप पहले कर रखा होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि वो छोटे छोटे टुकड़े चिपक क्यों रहे हैं। सवाल तो है सर, इसी सवाल को समझने के लिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे।
ठीक है, तो लगभग 600 बीसी पहले वैज्ञानिक हद से अब इसके बारे में जानकारी दी थी। मैं आपको अंबर पदार्थ दिखाता हूँ। ठीक है, चलो पहले पॉइंट लिख देते हैं। ये इन्होंने इन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो अंबर छोटे 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 टुकड़ों को टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा अपनी ओर आकर्षित आकर्षित करने लगा। ठीक है जी, क्या क्या करने लगा? अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको अंबर का इमेज दिखा देता हूँ। ये एक पीला पदार्थ होता है। ठीक है, देखते हैं अगर इमेज कहीं मिल जाती है तो होगी तो सही। पहले कोई नहीं, इसमें तो नहीं है। मैं 1 मिनट आपको इंटरनेट कनेक्ट करके अभी दिखा दूँ। 1 मिनट आप दीजिए। देखो ये आपको ये दिख रहा है इसमें इमेज में, ये जो पीला पीला सा पदार्थ दिख रहा है, ठीक है, गोंद जैसा पीला पदार्थ होता है ये। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका अंबर। ठीक है, चलिए, ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है ये है अंबर। ठीक है, इस पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया था, ठीक है जी, इस पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया था तो इसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसका ये जो गुण है आकर्षित करने का, इसी को हमने आवेश नाम दिया था। ठीक है, चलो भाई, तो इन्होंने जब अमर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो अमर छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका अमर। ठीक है, अमर। चलिए, तो अब समझो भाई, देखो, तो आवेश है क्या? आवेश गुण है, प्रॉपर्टी है। आवेश आवेश पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। ठीक है जी, आवेश क्या है? पदार्थ का गुण। ये भी तो एक पदार्थ है। अब भाई एक सवाल फिर अटक गया कि सर ये पदार्थ क्या है? अरे भाई 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक ऐसी वस्तु जो आपके चारों ओर दिख रही है, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो, अर्थात कोई ना कोई जगह घेरे, उसे हम पदार्थ बोल देंगे। ठीक है जी, पहले पदार्थ को समझिए, पदार्थ क्या होता है। आप अपने चारों ओर देखिए, कोई भी चीज जो आपको दिख रही है उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ जगह घेरे हुए। अगर ऐसा है तो वो पदार्थ कहलाएगी। मेरे हाथ में स्टाइलर दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, ये जगह भी घेरता है, तो ये क्या? पदार्थ है। मैं हूं, मेरा कुछ ना कुछ वजन होगा, मैं कुछ ना कुछ जगह घेरता हूं, तो मैं कौन हूं? पदार्थ हूं। प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वजन है, जो कुछ ना कुछ आयतन रखती है, वो आपकी क्या? पदार्थ। इन्हीं पदार्थों का गुण है आवेश। सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों के अलग अलग गुण होते हैं, जैसे रोना, हंसना, प्रेम करना, गुस्सा करना, चिंता करना, ये क्या है? ये हमारे गुण हैं। चिंता, प्रेम, ये क्या है? हमारे गुण हैं। इसी प्रकार ये जो पदार्थ है, एक पदार्थ का गुण होता है। सर कैसा गुण होता है? किसी चीज को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का। इसी चीज को तो, इस गुण को ही तो हम बोल रहे हैं आवेश। ठीक है? तो आवेश क्या? आवेश पदार्थ का गुण है।
ठीक है, जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित, वह किसी वस्तु को वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? आवेश बोलते हैं। ठीक है, या तो ये जो गुण है या तो किसी वस्तु को आकर्षित करवाएगा भाई साहब, या क्या करवाएगा? प्रतिकर्षित करवाएगा। ठीक है, इस गुण को हम आवेश बोलेंगे। ठीक है, अभी आवेश के बारे में भाई देखो, पूरी बुक के दौरान आवेश पढ़ना है, तो क्या आपको लगता है कि 1 से 2 मिनट में आवेश को खत्म कर दें? भाई जानो इसके बारे में अच्छे। ठीक है, पूरा बुक पढ़ना है आपको इसके ऊपर, तो डिटेल में तो समझना पड़ेगा। चलो, तो आवेश को देखो बेसिकली आपको समझ में आ गया, आवेश पदार्थ का गुण है। ठीक है जी, आवेश पदार्थ का गुण है। इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, जो आपका आवेश है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर आवेश, ठीक है समझ में आ गया, गुण है, ये प्रॉपर्टी को मापा कैसे जा सकता है? कि इसको नापेंगे कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा वजन के ना आप माप के बता दोगे तुला पे बिठा करके मुझे, मैं बोलूं कि सर मेरी हाइट बताइए, तो कई सारे बच्चे मीटर लाएंगे मुझे नापने लग जाएंगे, ठीक है, और नाप करके भी बता देंगे। क्या कभी आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा, क्या आपके दिमाग के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं जाने रही कि आवेश को कैसे नापेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये वस्तु तेजी से खींच रही है या तेजी से प्रतिकर्षित कर रही है? क्या आपके दिमाग के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं जाग रही? डेफिनेटली जाग रही होगी। ठीक है, तो कितनी तीव्रता से किसी चीज को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, अतः उसका परिमाण क्या, आप इसको नापेंगे कैसे? आई रिपीट, बात को ध्यान देना क्या कह रहा हूं, आप इसको मापा कैसे जाएगा? अगर मापेंगे तो किस में नापेंगे? तो देखो एक यूनिट है, जैसे वजन को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में। ऐसे आवेश को जो मापा जाता है वो कूलम में नापा जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ आवेश का जो जिस चीज में उसको नापा जाता है उसे बोलते हैं मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक कूलम है, कूलम है। ठीक है, अतः आवेश को किस में नापेंगे? कूलम में मापेंगे। ठीक है, अतः मैं सीधी सी बात बोलूं, जैसे Q बराबर 5, तो पीछे जिसमें नापा गया उस यूनिट का नाम है कूलम। ठीक है जी, तो Q का मान 5 कूलम, तो 5 आपको क्या दिख रहा है? उसका डाटा दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और ये क्या है आपका? इसका मात्रक जिसमें इसको नापा जाता है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है कि आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है या किस यूनिट में नापा जाता है, तो आप बताओगे कूलम में आवेश को मापा जाता है। ठीक है जी, किस में नापा जाता है आवेश को? कूलम में मापा जाता है। ठीक है, चलो और आगे समझिए। अच्छा, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश को कितने भागों में बांटा गया है? आवेश को दो भागों में बांटा गया है, और दो भाग कौन कौन से समझोगे? एक है आपका धनावेश और दूसरा है जी ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक है, आवेश को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक है आपका धनावेश, एक है ऋणावेश। और सवाल आता है कि सर वाई बी क्लासिफाई चार्जेस टू टाइप्स, आवेश दो ही प्रकार का क्यों? ठीक है भाई, इस चीज का जवाब मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आराम से समझने पे ध्यान दोगे। ठीक है, अच्छा कुछ बात बता रहा हूं, अभी के लिए फिलहाल याद रखो। धनावेश का अर्थ होता है किसी वस्तु पर, किसी किसी वस्तु पर, वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी, सामान्य अवस्था से, अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है जी, अच्छा धनावेश का अर्थ क्या है? किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगा। जबकि ऋणावेश का मतलब क्या है? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से, अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है जी, समझिए। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो ऋणावेश होगी, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कैसी होगी? धनावेशित होगी। ठीक है, देखिए समझिए। मान लीजिए मैं दो वस्तु लेता हूं, एक वस्तु आपकी ये, वस्तु एक, और दूसरी वस्तु मैंने बेटा ये ले ली, वस्तु दो।
ठीक है, मैं कह रहा हूं ये जो वस्तु है इस पर 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस पर? 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों वस्तु कैसे हैं, कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित। तो आप ध्यान दोगे कि इस पर अधिकता है तो ये क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ये वस्तु कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित। अगर अधिकता है तो वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित। और यहां पर क्या है? कमी है, तो इस वस्तु को बोलेंगे धनावेशित। ठीक है, क्या बोलेंगे? धनावेशित। ठीक है, सीधी बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। ठीक है, अब जरा मैंने अभी आपको एक चीज बताया था कि आवेश दो प्रकार का क्यों, धनावेश ऋणावेश। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, लेकिन इसको क्लियर करने से पहले हमें थोड़ा परमाणु के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्हें परमाणु के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, क्योंकि क्लास 11th के दौरान आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर परमाणु की संरचना के अंदर जाकर के बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, लगभग 50 से 60 पेज का चैप्टर होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से परमाणु को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम इस लेक्चर के अंदर ऊपर ऊपर से चीजों को देखने वाले हैं, जितनी जितनी हमको जरूरत होगी केवल उतना ही। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले परमाणु के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा परमाणु के बारे में। परमाणु, देखो भाई, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज क्लियर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, टाइम जरूर लूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूं आपको कि फिजिक्स को आपके लिए इतनी आसान कर दूंगा कि आपको हिंदी की तरह लगेगी फिजिक्स। समझिए भाई, परमाणु। तो परमाणु के बारे में कुछ जानकारी जिसने दी थी वो डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो डाल्टन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि परमाणु एक गोलाकार कण है। ठीक है, जो जो बात की काम की वही ध्यान देंगे। ठीक है, तो इनके डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार अनुसार परमाणु परमाणु एक गोलाकार गोलाकार कण है। गोलाकार उदासीन कण है, उदासीन कण है, कण है। ठीक है जी, क्या बात कही उन्होंने? डाल्टन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार उदासीन कण है। अब यहाँ ये उदासीन शब्द का मतलब है कि Q का जो मान है, आवेश का जो मान है वो क्या है? 0 है। ठीक है जी, तो परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है। ठीक है जी, एक गोलाकार उदासीन कण है। ठीक है भाई साहब, मान ली तो गोलाकार तो ऐसा होगा कुछ, बिल्कुल, जिसके बीच में इन्होंने बताया बीच में एक भाग है, धनावेशित भाग, और इस भाग का नाम है जी नाभिक। ठीक है जी, क्या है? नाभिक। इसके चारों ओर इसमें जो दिख रहा है आपको, इन्हें बोलते हैं कक्षाएं। कक्षाएं, ठीक है जी, और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और वही इसके बीच में दो कण देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन देखने को मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं कहूं कि नाभिक के बीच में, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, तो आप बताओगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं बात करूं कि बाहरी कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा, कुछ बातें और जाने। अच्छा देखो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी देता हूँ, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये जो कण, ये जो इसके चारों चक्कर लगा रहा है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल कितना आवेश होता है? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है बेटा माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90 गुना। ठीक है, ये जो कण है मूल आवेश बोलते हैं इसको, इसके ऊपर कुल कितना आवेश होता है? सर माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90। अच्छा, जो आपको दिख रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश होता है बस इसी के बराबर होता है परिमाण में, लेकिन एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा है? धनावेश। अगर बात करें ये जो कण दिख रहा है न्यूट्रॉन, इस पर कुल कितना आवेश होगा? न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो न्यूट्रॉन पर आवेश हो जाएगा जी 0 कूलम। ठीक है, मैंने आपको तीन फंडामेंटल कण बताए, तीन मौलिक कण बताए, इन्हें मौलिक कण बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90, वही प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90। अगर बात करें न्यूट्रॉन पर तो 0 आवेश होता है। ठीक है, चलो अब जरा इनकी बात करें। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार उदासीन कण है। ठीक है, अब जो उदासीन कण है, जब कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में होता है या कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, सामान्य मतलब सर
उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, वो जैसा है मिला हुआ वातावरण उसी प्रकार से, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ऐसे बोलते हैं सामान्य कण या सामान्य पदार्थ, ठीक है, ना तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाले ना डाले, ठीक है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, अवस्था में या उदासीन अवस्था में, या ऐसे कह सकते हैं उदासीन अवस्था में, अवस्था में किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, की संख्या बराबर होती है, ठीक है जी। चलिए, क्या बात है, इस बात का मतलब समझिए। अगर कोई पदार्थ है या कोई परमाणु और कैसा है, उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में, तो इसके अंदर ये जो प्रोटॉन दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। सर क्या मतलब है, अगर यहाँ आपको 4 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आएंगे, तो इस छोटे से नाभिक के अंदर भी आपको 4 प्रोटॉन दिखेंगे। सर अगर बाहर 20 मिले तो, भाई इस छोटे से टुकड़े के अंदर, ये छोटे से नाभिक के अंदर भी 20 मिलेंगे। सर 1000 दिखे तो, भाई साहब 1000 ही दिखे। सीधी सी बात, मेरी कहने का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखेगा सामान्य अवस्था में, उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है जी। चलिए, 1000 तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, इतना वैसे होते नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक कुल मिला के 118 एलिमेंट को खोजा गया, तो 118 प्रोटॉन है लगभग लगभग, ठीक है। चलो, वो हमें वहां नहीं जाना है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा, टोटल चार्ज कितना होगा, ऐसी स्थिति में 0 होगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। देखो, मैं इस बात को अपने जो कथन मैंने बोला है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो वो परमाणु या वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो भाई साहब, मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ले लेता हूँ, ठीक है जी। मैं 3 स्थिति लूंगा, तीनों स्थिति से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अरे रे, चलो भाई, देखो, आपको ये बीच में ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक जानकारी तो आपको होगी, नहीं है तो याद रखना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा, एक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, इस परमाणु के अंदर, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि इसके अंदर कुल कितना धनावेश होगा। सर धनावेश मतलब, देखो, धनावेश किसके ऊपर होता है, केवल और केवल प्रोटॉन के ऊपर, दिख रहा है पॉजिटिव, और ऋण आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और आपको क्लियर रहेगा। चलो भाई, इस पर कैसा है, प्रोटॉन पर धनावेश है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। देखो भैया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसके ऊपर कुल धनावेश बताओ, भाई साहब मुझे कुल धनावेश कितना, कुल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो कुल धनावेश, कुल धनावेश, कुल धनावेश, तो आवेश को किससे शो करते हैं, क्यू से। धन निकाला हूं, पॉजिटिव तो मैं प्लस से लिख दे रहा हूं, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, कितने के बराबर, एक प्रोटॉन के बराबर, तो एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना धनावेश होता है भाई साहब, एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। तो क्यू पॉजिटिव का मान मैं निकालूंगा, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। सही है भाई साहब। ये जो आपको हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है, इसके ऊपर कुल कितना धनावेश है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर कुल कितना ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुल ऋण आवेश, कुल ऋण आवेश,
कुल ऋण आवेश कितना हो जाएगा, क्यू नेगेटिव। तो क्यू नेगेटिव केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, ऋण आवेश। तो क्यू नेगेटिव बराबर एक इलेक्ट्रॉन का मान माइनस के 1 पॉइंट वैल्यू रखेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम, गुणा कर देंगे तो क्यू नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। ठीक है जी। तो कुल ऋण आवेश कितना हो गया, कुल ऋण आवेश आ रहा है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। सही है भाई। अच्छा जी, अब यहां से समझो भाई, मैं पूछूं कि ये जो पूरा एटम आपको दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है, इसके ऊपर कुल कितना आवेश है। भाई साहब कुल तो आप तभी निकालोगे जब दोनों आवेशों को जोड़ दोगे। सर दोनों आवेश मतलब भाई साहब धन आवेश और ऋण आवेश को जोड़ दोगे तभी तो कुल आवेश आएगा, पूरा का पूरा आवेश। तो क्यू नेट, नेट मतलब होता है बेटा कुल, क्यू नेट, क्यू नेट। तो गुरुजी आप एक काम करिए, पॉजिटिव चार्ज को जोड़ दो और प्लस में नेगेटिव चार्ज को जोड़ दो। ये सुनो, क्यू नेट बराबर में, तो क्यू नेट निकालें, क्यू पॉजिटिव का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम, वही इसका मान कितना है माइनस का, तो माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम, दोनों कट जाएंगे भाई। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्यू नेट कितना आ गया, क्यू नेट का मान आ गया 0, कितना आ गया 0 कूलम। और यही बात मैंने बोली थी आपको, जब कोई परमाणु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो उसके ऊपर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। और ऐसे परमाणु को या ऐसे पदार्थ को उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं जी, उदासीन। अर्थात इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात कुल आवेश कितना है, 0। ठीक है जी। अब जरा इस स्थिति पर विचार करते हैं। ठीक है, इसमें सर आप क्या करोगे, एक काम करो कि आप में से कोई बच्चा आया और एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल के ले गया, इसके अंदर टोटल कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु की चर्चा कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, एक शरारती बच्चा आया और वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया। ठीक है, क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, क्या हो गई भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो मैंने बताया था जब जब होती है इलेक्ट्रॉन की कमी तब तब कैसा आवेश आता है, धन आवेश। तब प्रूव करिए, हम तो आपकी बात को तब मानेंगे, डोंट वेरी प्रूव करते हैं। अगर मैं पूछूं कि पूरे के ऊपर कुल धनावेश कितना है, कुल धनावेश, कुल धनावेश, तो धनावेश तो सर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो क्यू पॉजिटिव बराबर कितना है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। तो क्यू पॉजिटिव का मान कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम आ जाएगा। सही है जी। अगर मैं बात करूं कुल ऋण आवेश कितना है इसके ऊपर, कुल ऋण आवेश, कुल ऋण आवेश, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, 0। तो क्यू नेगेटिव, तो 0 इलेक्ट्रॉन का मान माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू नेगेटिव का मान कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप पूरा आवेश बताइए, कुल कितना आवेश है, कुल आवेश। तो क्यू नेट निकालेंगे हम। ठीक है जी, क्या निकालेंगे, क्यू नेट। तो क्यू नेट दोनों को जोड़ देंगे, क्यू पॉजिटिव प्लस में क्यू नेगेटिव, तो क्यू नेट बराबर पॉजिटिव का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 और ये 0, सॉर्ट आउट करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, क्यू नेट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। आप इस डाटा को ध्यान से देखो, ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पूरा डाटा दिख रहा है, एक मिनट, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना। तो क्यू नेट बराबर, क्यू नेट कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। ठीक है जी। अगर आप इस डाटा को देख पा रहे हो तो इसके ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश। तो आप मुझे बताइए अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कुल कितना आवेश आया, धनावेश आया। तो ये बात तो हमने पहले भी कही थी सर, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब एक काम करते हैं, कोई अच्छा सा बालक आता है दान करने की भावना से, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाता है, ये कोई हाइड्रोजन परमाणु है, एक प्रोटॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एक बालक आया बड़ा दानी प्रवृत्ति का, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ला करके कहीं से इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन ला करके डाल दिया हाइड्रोजन परमाणु। कहानी कहानी में आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। एक सुंदर सा बालक, मलूक सा बालक आया और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ला करके डाल गया। तो आप इसके अंदर कुल धनावेश चेक करो पहले। ठीक है, कुल धनावेश, कुल धनावेश कैलकुलेट करो, कुल धनावेश। तो कुल धनावेश कितना हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 गुणा, तो क्यू पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 गुणा। ठीक है जी, तो एक ही प्रोटॉन है,
ये आ गया कुल धनावेश। अगर बात करें कि इसके ऊपर कुल कितना ऋणावेश है, कुल ऋणावेश कैलकुलेट करिए। कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश, तो Q नेगेटिव बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो, तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो दो का गुणा, इलेक्ट्रॉन का मान माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 गुणा, गुणा करेंगे तो Q नेगेटिव बराबर 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 90 गुणा। ये आ गया कुल आवेश की गणना करें। अब हम देखेंगे कि ये जो परमाणु दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है, इस परमाणु के ऊपर कुल कितना आवेश है। ठीक है जी, टोटल चार्ज देखते हैं इसके ऊपर। जैसे इनका हमने कैलकुलेट किया उसी प्रकार से इसका करेंगे। ठीक है, हम पूछे कि इसके ऊपर ये जो पूरा परमाणु है, इसके ऊपर कुल कितना धनावेश है, तो क्यू नेट। आप मुझे बताइए, अगर मेरे को क्यू नेट निकालना है तो मेरे को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रकार के चार्ज है। तो सर जोड़ेंगे तो क्यू प्लस और प्लस में क्यू नेगेटिव, तो क्यू नेट निकालेंगे तो क्यू प्लस का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। अच्छा जी, इसका मान कितना है नेगेटिव का, माइनस के 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। अब इसको हमको करना है कैलकुलेट। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिससे विचारों से ये भी सॉल्व ना हो, तो आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी इस प्रॉब्लम को भी मैं आपके सामने सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे। अच्छा, आप देखिए इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकालो, जो कॉमन है जो दोनों में देखिए उसको बाहर निकालो। तो 1.6 माइनस के 3.2, देखो यहां से 10 की पावर 19 को कम कर दिया, वहां से भी कर दिया, तो 10 की पावर माइनस 19। अब 16 में से 32 तो घटा सकते हो, तो क्यू नेट कितना आ जाएगा, क्यू नेट आएगा माइनस के 3 पॉइंट, देखिए 32, 16 में से 32 तो माइनस का आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 गुणा। अगर आप लोग एक चीज को नोटिस कर पाओ, ठीक है, कौन सी बात सर, देखिए यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन निकाला था ना डाला था, टोटल आवेश कितना आया, जीरो। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो चार्ज कितना आया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन डाला तो चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव का, कितना आया, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऋण आवेश आता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश। तो जरा मुझे बताइए, पीछे के स्टेटमेंट में क्या मैंने इस बात को नहीं बोला है कि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है, वहीं यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, मैंने जो कथन बोला था वो दोनों मैंने सत्य साबित कर दिए। ठीक है, अब समझिए भाई। अच्छा सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो ये चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना चार्ज आया। तो सर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालें तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। आप मुझे बताइए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है, तो इस पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, धनावेश से आवेशित हो जाएगी। इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। सर कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, तो क्यू कितना होगा, क्यू बराबर में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। सर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाऊं, बिल्कुल निकाल के ले जाओ बेटा। तो क्यू बराबर कितना चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश हो जाएगा। अच्छा सर एक और निकाल के ले जाऊं, तो हाँ निकाल लो, कोई बात नहीं। तो क्यू बराबर कितना चार्ज होगा, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर। सर एक और निकाल के ले जाऊं तो मैं, तो कितना आवेश होगा, तो अब क्यू बराबर कितना हो जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश, वो धनावेश हो जाएगा। ठीक है जी, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर में धनावेश हो जाएगा। तो सर ऐसे एक 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 करके निकालते रहे तो क्या इसके ऊपर आवेश बढ़ता रहेगा, हाँ भाई। ठीक है, तो सर कितना, अगर मान लो कि आपने टोटल एन इलेक्ट्रॉन निकाले, एन मतलब सर, एन मतलब कोई ना कोई नंबर, 10 निकाले, 20 निकाले, 50 निकाले, जो भी आपका मन करे। मैं एन एक फिक्स बोल दे रहा हूँ। मान लो कोई बालक है आपका साथी है, वो कहेगा कि सर मैं 20 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कोई कहेगा 30 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कोई कहेगा 40 इलेक्ट्रॉन निकालू। तो मैं सबकी इच्छा का मान रखता हूँ, इसलिए मैं एन इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। आप जितना निकालना चाहो एन की जगह पे आंसर फॉर्मूले में रख देना। तो क्यू बराबर में, मान लो एन इलेक्ट्रॉन निकाले, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बराबर में एन। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर में एन। तो आपके आवेश का फॉर्मूला क्या बना बेटा, क्यू बराबर में एन। ये फॉर्मूला आपको बुक में प्लस माइनस एन ही करके दिखेगा, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा कंसेप्ट रखूंगा नहीं, मैं आपको सीधा बोलूंगा कि क्यू बराबर में एन। ये याद रखिए, केवल हम परिमाण से मतलब रखेंगे। ठीक है जी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का झंझट ही खत्म करेंगे, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। अगर आपको बोले इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आप सीधा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, क्यू बराबर में एन ई। ठीक है, पॉजिटिव। अगर बोले इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या कहे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बराबर में एन। ठीक है, माइनस लगा। ठीक है, केवल आपको क्या रखना भाई,
मैग्नीट्यूड पे ध्यान रखाना, ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक बात और समझो भाई, ये ई का मान कितना होगा, ई बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक चीज नोटिस करना, क्या कि मैंने यहाँ मॉड लगा रखा है इसलिए माइनस नहीं लगाया, अगर वैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बुझाए तो माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। जैसे ही ये चिन्ह लग जाता है, ये वाला मोड लग जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है भाई। चलिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो एक चीज और समझते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हमने आवेशों के बारे में जाना, ठीक है, आवेशों के बारे में चीजों को समझ लिया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आवेश बनता है, ठीक है, आवेश की प्रकृति क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये सब सारी चीजें हमने जानी। अब दिमाग में आता है कि सर हम आवेश को पहचानेंगे कैसे, यानी कि आवेश के क्या गुण हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी तो शो करता होगा। जैसे कि हम इंसानों को डिफाइन किया है तो बोल सकते हैं जिसके दो हाथ हैं, पैर हैं, कान है, नाक है, बुद्धि रखता है, सोचने की क्षमता रखता है, मौखिक बोलता है, वो क्या है, इंसान है, ठीक है। चलो छोड़ो ये सारी कंसेप्ट को साइड में रखो, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एलियन मिलेगा, आप कहीं जाओगे तो वहां एलियन मिलेगा, ठीक है सर, एलियन मिलेगा। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि वो एलियन है, आप बोलोगे ना कि सर वो कैसा दिखता होगा, पहचान तो बताइए। तो ऐसे आवेशों के गुणों के बारे में जानेंगे कि आवेश कैसे कैसे गुण रखता है। तो चलिए हेडिंग लगाओगे, आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों के आवेशों के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है भाई साहब। तो आवेश कौन कौन से गुण रखता है, इस चीज को हम समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी समझेंगे आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब जोड़ना, ठीक है भाई साहब। योज्यता का मतलब क्या है, जोड़ना, एडिशन, जोड़ना तो जानते हो आप लोग, योज्यता, ठीक है। अतः आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है इस बात को हम समझेंगे। तो आवेशों को जोड़ने के लिए कोई अलग विधि नहीं है, जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू से करते आ रहे हो उसी तरीके से आवेश को जोड़ा जाता है। तो आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है, आवेशों को गणित के गणितीय बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय, आप ऐसे लिखिए, आवेशों को बीजगणितीय बीजगणितीय विधि से विधि से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है भाई साहब। आवेशों को क्या किया जाता है, बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। सर बीजगणितीय का मतलब है कि बेटा कि अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया है तो आप नेगेटिव लोगे, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो आप पॉजिटिव ही चार्ज लोगे। समझिए, देखिए, मान लीजिए कि मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न आवेशों को जोड़िए, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, निम्न आवेशों को जोड़िए, आवेशों को जोड़िए, मैं आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, निम्न आवेशों को जोड़िए। तो Q1 बराबर 4 माइक्रो कूलम, चलो माइक्रो को हटाते हैं, अभी आप जानते नहीं हो तो 4 कूलम, Q2 बराबर में 8 कूलम और Q3 बराबर में 6 कूलम। इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, सिंपल, ऐसे जोड़ दो जैसे जोड़ते हो, Q बराबर में Q1 प्लस Q2 और प्लस में Q3, तो Q बराबर 4 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 18 कूलम हो जाएगा, ठीक है जी। आपने क्या किया, आवेश को सीधे सीधे जोड़ दिया, ये है बीजगणितीय विधि। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है, अब डाउट ना बनाए दिमाग के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न आवेशों को जोड़िए, सेम क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर, इस बार Q1 बराबर 2 कूलम, Q2 बराबर -5 कूलम और Q3 बराबर -1 कूलम, ठीक है। इन आवेशों को जोड़ना है, तो हमने क्या बोला, प्लस का चिन्ह लो, माइनस का माइनस का लो, सीधा सीधा जोड़ दो। तो Q नेट कितना हो जाएगा भाई साहब, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3, तो Q नेट बराबर 2, माइनस का तो माइनस का और माइनस का 1, माइनस के 6 और प्लस के 2, तो कितना आएगा, माइनस के 4 कूलम, ये आ गया Q नेट, ठीक है। तो आवेश को सीधा सीधा बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे समझिए, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, अब दूसरी समझिए। ये बात तो तुम अभी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आपका जो आवेश है वो कितने प्रकार का होता है भाई साहब, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है इस बात को पढ़ चुके हैं हम। एक तो होता है आपका धनावेश और एक होता है जी ऋण आवेश।
अब सुनो, ठीक है। आवेश आपके कितने प्रकार का हो जाएगा भाई साहब? दो प्रकार का हो जाएगा, एक आपका है धनावेश और एक है ऋणावेश। धनावेश के बारे में एक बात याद रखोगे अभी के लिए, क्यों है क्या है बाद में समझेंगे, ठीक है। धनावेश से ये ऐसे करके वैद्युत वलेखा बाहर निकलती है, ठीक है। धनावेश से क्या होता है भाई साहब? वैद्युत वलेखाएं बाहर निकलती है। और जबकि ऋणावेश में क्या होता है? वैद्युत वलेखाएं प्रवेश करती है, ठीक है जी। ऋणावेश में क्या होगा? वैद्युत वलेखाएं प्रवेश करती है। और धनावेश में क्या होता है? धनावेश से बाहर निकलती है, ठीक है जी। ये जो पॉइंट है अभी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो ये बात समझ में। अब इनके थोड़े से कैरेक्टर के बारे में और समझते हैं। जैसे समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, यानी एक जैसी जाति के धन धनावेश और ऋण ऋण आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। वही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलो, प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का भी तो यही नियम है। चलो, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, जबकि विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है भाई साहब। बात को समझना, समान जाति के अथवा एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वही विपरीत प्रकृति आवेश अथवा अलग अलग प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझो भाई इस बात को। अगर मान लो कि मैंने यहाँ प्लस चार्ज लिया और यहाँ पर प्लस चार्ज लिया, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। इस बल को बोलेंगे प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया, ठीक है। अगर सर हम यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव ले ले तो भी यहाँ प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। मैंने क्या बोला? समान प्रकृति के यानी एक जैसी जाति के, ये पॉजिटिव पॉजिटिव थे, सॉरी ये पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव नेगेटिव थे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करें? प्रतिकर्षित करें। वही यहाँ देखें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग जाति के, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, तो इसको बोलेंगे आकर्षण, आकर्षण, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? आकर्षण। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है जी। चलो, अब देखते हैं अगला गुण। अगला गुण हमें क्या पढ़ना है? आवेश संरक्षण का नियम समझेंगे, ठीक है जी। क्या देखेंगे? आवेश संरक्षण का नियम। पॉइंट आप देख लेना कौन सा है? आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ये भी आवेशों का गुण है। इसका मतलब क्या? ये कहते हैं आवेश को ना तो आप बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हो, यानी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आवेश को इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार अनुसार आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है। इसे एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है भाई साहब, समझिए। तो आवेश को ना तो आप बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हो। क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं ये पूरे संसार का अगर आवेश को कैलकुलेट करें तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा, बस ये बात कह रहा है, ठीक है। समझो, अगर मान लो कि मैं एक सिस्टम बना लूं, ये जो सिस्टम है,
ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर ना तो आप इसके अंदर जा सकते हो ना बाहर आ सकते हो, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इस सिस्टम के अंदर कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कुल आवेश, तो संरक्षित का मतलब क्या है, संरक्षित मतलब इसके अंदर जो आवेश है वो फिक्स्ड रहेगा, क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अगर इसके अंदर 10 कूलम है तो वो 10 कूलम ही रहेगा, 12 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो। ठीक है, तो कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है जी, चलो। तो प्रकृति का आवेश क्या है, प्रकृति का आवेश संरक्षित है, प्रकृति का आवेश, आवेश संरक्षित है, संरक्षित है। ठीक है, अर्थात आवेश ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। समझिए, देखो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो कि मेरे पास में ये बॉक्स है, एक बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, 2 कूलम, 3 कूलम और -1 कूलम, ये 3 आवेश हैं। और ये तीनों आवेश क्या है, ठीक है। अच्छा, मैंने इनको हिलाया अच्छे से, ठीक है, और इनके साथ में थोड़ी सी मस्ती की, और अगले स्टेप में मेरे को पता चला कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल गई। 5 कूलम, 2 कूलम और -2 कूलम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर कुल कितना आवेश है, तो अगर इस बॉक्स का कुल आवेश पूछो, कुल आवेश, कुल आवेश का मान कितना है, तो 2 और 3 5, 5 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऐसा, 4 कूलम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर कुल कितना आवेश हो जाएगा, 4 कूलम। अगर मैं इसका आवेश देखूं, कुल आवेश, कुल आवेश का कुल आवेश, तो 5 और 2 7, 7 में से 3 गए तो 4 कूलम। दोनों स्थिति में मेरे को क्या मिला है, समान आवेश मिला है। तो ये क्या, आवेश को आप बना नहीं पा रहे हो, ये रियलिटी में होगा, ये तो मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको। ठीक है, तो इस बात से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बात से मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रारंभिक आवेश का मान हमेशा अंतिम आवेश के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, प्रारंभिक, प्रारंभिक आवेश बराबर क्या होगा, अंतिम आवेश, अंतिम आवेश। ये किसी निकाय के लिए है जिस निकाय के साथ में किसी जगह को कांटेक्ट ना हो। ठीक है जी। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के जरिए और क्लियर करते हैं। देखो समझ, ये एक बॉक्स ले लो आप, बॉक्स से समझेंगे हम सारा खेल। इसके अंदर 2 कूलम, 5 कूलम, -3 कूलम यह आवेश थे। इसके साथ थोड़ी मस्ती की गई, और मस्ती करने के बाद हमें नई स्थिति देखने को मिली। 2 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम, और यहाँ पे एक आवेश है जिसका मान आपको क्यू है। ठीक है, इस क्यू का मान निकालना है। ठीक है, चलो। अब यदि, यदि नीचे दी गई, नीचे दिए गए बॉक्स, दिए गए बॉक्स आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम का, नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, करते हैं, तो क्यू का मान, क्यू का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है भाई साहब, अगर ये जो कंडीशन दी है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रही है, तो हमें क्या निकालना है, क्यू का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो आप बताइए, अभी हमने आवेश संरक्षण का नियम क्या पढ़ा था, प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। तो क्या लिख देंगे हम, प्रारंभिक, प्रारंभिक आवेश बराबर में अंतिम आवेश। ठीक है जी, प्रारंभिक आवेश कितना है आपका, ये है 2, 5 और -3। ठीक है, अंतिम कितना भाई साहब, 2 प्लस में 1 -2 प्लस में क्यू। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 7, 7 में से 3 गए तो 4, बराबर में 2 3, ये दोनों कट गए तो 1 प्लस क्यू, तो क्यू बराबर कितना आएगा, 3 कूलम आएगा। तो ये जो आपको क्यू का मान है, तो क्यू बराबर कितना आएगा, 3 कूलम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमी। ठीक है भाई साहब, चलो। क्वांटमीकरण को समझाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप एक काम कीजिए, मार्केट जाना, और मार्केट जा करके मार्केट में मांग के लाना आप 4.5 मार्कर। तो 4.5 मार्कर कौन देगा,
अच्छा छोड़ो छोड़ो, 4.5 नहीं ला सकते, 5.25 ले आना, 6.5 ले आना, 6.25 ले आना। सर कहाँ से मिलेंगे आधी अधूरी मार्कर, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। चलो ठीक है, मार्कर नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप एक काम तो कर सकते हो, आप एक काम करो कि 4.5 बालक ढूंढ के लाओ कहीं से। फिर सर आप उल्टी बातें कर रहे हो। अच्छा 3.25 बालक तो ले आओ, 4.25 बालक ले आओ। आप कहोगे कि सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आधी अधूरी नहीं मिलती हैं। आई रिपीट, क्या बात बोली मैंने, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आधी अधूरी नहीं मिलती हैं, वो एक फिक्स अमाउंट में मिलती हैं, या तो 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, या 4 मिलेगी, या 10 मिलेगी, या 50 मिलेगी, या 100 मिलेगी, या लाख मिलेगी, या करोड़ों मिलेंगी। लेकिन ये आधी अधूरी का झंझट नहीं है। ठीक है, यानी कुछ चीजें आधी अधूरी नहीं मिलती है। ये भाई साहब ये कहते हैं क्वांटम का मतलब, क्वांटमीकरण, क्वांटम का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या है, एक फिक्स अमाउंट। इस शब्द का मतलब है फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट। तो यही बात तो ये कहते हैं भाई साहब। क्या कह रहे हैं सर बताइए। आवेश जो होता है मोल इलेक्ट्रॉन ई का पूर्ण गुणक होता है। सर क्या मतलब है? पहले मैं लिख, आवेश, आवेश किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मूल इलेक्ट्रॉन, मूल इलेक्ट्रॉन, मूल इलेक्ट्रॉन ई का गुणज होती है, गुणज होती है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो मूल इलेक्ट्रॉन ई का गुणज होगी। क्या मतलब सर, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर, या किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर, या किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन, या किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 100 इलेक्ट्रॉन बराबर, या किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो n e इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और n क्या है यहाँ पे, n पूर्णांक है भाई साहब, n क्या है, पूर्णांक। सर पूर्णांक का मतलब, अरे भाई पूर्णांक नहीं जान सकते आप, 1 2 3 4 यानी पूरी पूरी जो संख्या है। ठीक है, तो n का मान आधा अधूरा नहीं होगा। ठीक है, आप किसी वस्तु पर ऐसा आवेश कभी नहीं देखोगे कि Q बराबर, किसी वस्तु पर आपको आवेश देखने को मिला Q बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो सीधा काट देना, बोलना ऐसा संभव ही नहीं है। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश, सॉरी मूल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। ठीक है जी, बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है जी, चलिए आगे समझिए। तो आपने आवेश के क्वांटमीकरण को समझा। तो यहां से Q बराबर आपको फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, Q बराबर में n गुणा में ए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस फॉर्मूले पे आधारित। ठीक है जी, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। हम्म, यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है, तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो, आवेश की मात्रा ज्ञात, तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, तथा आवेश की प्रकृति भी, हाँ आवेश की प्रकृति भी बताइए, आवेश की प्रकृति भी बताइए। ठीक है भाई साहब, आवेश की प्रकृति की भी चर्चा करें। आप मुझे बताइए क्वेश्चन को पढ़ के कितने इलेक्ट्रॉन कम है। सर n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो Q निकालना है, आप लोग फॉर्मूला नहीं है तो Q बराबर है n है, तो Q बराबर 2, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। ध्यान देना मैंने मॉड लगा रखा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। Q बराबर 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कुलम। तो उस वस्तु पर इतने कुलम का आवेश होगा। अब बात आती है सर धन आवेश होगा ऋण आवेश। आप मुझे बताइए कमी है, तो कमी मतलब क्या है जी, धन आवेश। ठीक है, वस्तु पर कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अगर यहीं पर ये वस्तु कैसी हो जाती है बेटा, अगर यहीं पर ये वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो कैसा आवेश आता, ऋण आवेश आता। ठीक है जी, चलिए एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं और फिर हमारे आवेशों के जो गुण है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक गुण के बारे में और समझते, गुण नहीं है एक कंसेप्ट है। ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। ठीक है? वस्तु ए और वस्तु बी नाम दे देते। ठीक है, अच्छा अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, आपको पता चल गया होगा ये धनावेशित होगी, धनावेशित बन जाएगी, और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। ठीक है जी, ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के उधर जा रहा है, और ये कैसे हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये कैसे हो जाएगी, ऋण आवेशित। अब मेरा सवाल ये है, इस कंसेप्ट को यहाँ छोड़िए, आप 2 टोकरी लीजिए सेब,
दो टोकरी, दो टोकरी सेब की रखिए। आप सेब उठा के इधर से इधर रखें कि आप एक सेब रखा, दो सेब रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इधर द्रव्यमान में कुछ कमी आएगी? डेफिनेटली यस सर आएगी। क्या इधर द्रव्यमान बढ़ेगा? हाँ सर, इधर वजन बढ़ जाएगा। आप मुझे बताइए, आप इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के इधर से इधर डाल रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला इधर डाल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला इधर डाल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला इधर डाल। तो मुझे बताओ इधर द्रव्यमान में कमी आएगी या नहीं? सर बिल्कुल आएगी। क्या इधर द्रव्यमान बढ़ेगा? हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा। तो सुन लो भाई, इसी पॉइंट को, इसी बात को मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित होती है, धनावेशित होती है, तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। तो उसके द्रव्यमान में, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, आ जाती है। ठीक भाई साहब, क्या हो जाएगा? उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। सर आप एक बात बताइए, द्रव्यमान में कमी आई, कितना द्रव्यमान घटेगा? चलो भाई तो देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, कितना द्रव्यमान घटेगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखो कहाँ कहाँ पढ़ाया था अभी आपको, ये पढ़ाया 9.1 गुणा 10⁻31 kg मेरा। ठीक है, निकाल क्या रहे, इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है, तो उसी पे चर्चा कर। ठीक है भाई साहब। अच्छा, यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान में कमी आएगी। दो निकाले तो दो के बराबर, तीन निकाले तो तीन के बराबर, चार निकाले तो चार के बराबर। मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन निकाला। तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ए है, तो एन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? गुणा कर दो, तो कितना द्रव्यमान आ जाएगा? तो एम बराबर में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले एम, और गुणा में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक है, ये द्रव्यमान में कमी है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसका विपरीत स्टेटमेंट और लिख सकते हो, जब कोई वस्तु, कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है, होती है, तो उसके द्रव्यमान में, के द्रव्यमान में, द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। अर्थात उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है भाई साहब? बढ़ जाता है। सर कितना बढ़ेगा? भाई साहब जितना कम हुआ है उतना ही तो बढ़ जाएगा, सिंपल। तो एम का मान कितना हो जाएगा? एम बराबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है जी। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है भाई। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी इस क्लास को देखने बाद। आगे की भी क्लास आपको इसी प्रकार की मिलेगी, बिल्कुल आराम से चीजों को समझेंगे, डीप में जाएंगे, एडवांस तक समझेंगे एक एक चीज। इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो आवेश, आवेशन की विधियां होंगी, अतः आवेश को कैसे बनाएंगे हम, मतलब आवेशित कैसे की जाती है वस्तु, इस चीज को हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।